देश भर में इस्कॉन के सैकड़ों मंदिर हैं और यहां तक कि विदेशों में भी 1500 से ज्यादा मंदिर हैं, उसके सेंटर हैं। लेकिन इस्कॉन बेंगलुरु के लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। पिछले कई साल से कानूनी लड़ाई चल रही है और एक बार फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हमारे साथ में गोविंद युधिष्ठिर दास जी हैं, हमारे साथ में जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है इस्कॉन टेम्पल के। ये बताइए कि क्या मामला है और क्यों ये कानूनी विवाद बढ़ता जा रहा है? जी, मामला दरअसल बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 1971 में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने जो है इस्कॉन को रजिस्टर किया था बॉम्बे में। और उसके पश्चात उन्होंने जीते जी 1971 से लेके 77 नवंबर तक 8 और इस्कॉन के मंदिर स्थापित किए भारत में। अच्छा। वृंदावन, मायापुर, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, अन्य जगह पे। और इन सब को जो है ब्रांच के रूप में ही स्थापित किया था बॉम्बे सोसाइटी का। इंडिपेंडेंट उनको एग्जिस्टेंस नहीं था। फिर 78 में प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यगण बैंगलोर जाते हैं और प्रचार करते हैं। अच्छा। और उस दौरान वो उन्होंने गलती से एक संस्था रजिस्टर किया, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे एक संस्था सेपरेटेड करना चाहिए। पर उसके पश्चात प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी को पता चला था 3-4 महीने के बाद। उन्होंने बोला ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको अबैंडन कर दिया गया था। अच्छा। ना उसमें कोई एक्टिविटीज़ हुए, ना उसमें कोई टैक्स रिटर्न हुआ, ना उसमें कोई फंडिंग हुआ था, ना कोई इसका मीटिंग भी हुआ था। फिर जाके हम आते हैं 1984 में, जब हमारे इस्कॉन बॉम्बे सोसाइटी के जो ब्रांच प्रेसिडेंट थे त्रिवेंद्रम में, उनको लेके हमने नियुक्त किया था उनको बैंगलोर के लिए। आप जाइए यहाँ पे कार्यक्रम करिए। और पश्चात 50-60 और भक्तगण मिलके वहाँ पे मंदिर की स्थापना करने के लिए पहुँच गए। और फिर हुआ ये कि 84 से लेके 97 में जब उसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद 2000 तक सब ठीक था। पर 2000 में क्या मनसा बदली पता नहीं, और उन्होंने एक सिद्धांत का एक आप बोल सकते हैं कैमोफ्लॉज शुरू किया। अच्छा। कि थियोलॉजिकल डिस्प्यूट है, बट एक्चुअली हुआ क्या हुआ ये कि उन्होंने एक बेसिकली केस फाइल किया कि वो उनके साड़ू भाई दोनों की वाइफ और फिर उसके पश्चात कुछ और संगीगण मिलके कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है। वो 1978 कर्नाटका सोसाइटी के अंडर है और ये ब्रांच उनका है और बॉम्बे सोसाइटी का इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है। अच्छा। तो ये एक्चुअली बट ये बिल्कुल बेबुनियाद है। क्यों, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसीलिए क्योंकि 1984 से लेके 2000 के बीच में जितना भी बैलेंस शीट फाइल हुआ था, जैसे हमारे बाकी सब केंद्र हैं, हम लोग सब बॉम्बे को भेजते हैं। ये आप दिल्ली मंदिर में हैं, दिल्ली मंदिर भी ये जो है ब्रांच है बॉम्बे का ही। अच्छा। और वो इनकम टैक्स में जमा होता है। फिर 87 से लेके 97 तक वो मंदिर बनाने के लिए जो भी फंड्स इकट्ठा किए गए थे, वो सब 12A ATG जो यूज हुआ था वो बॉम्बे का ही था। और इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट 5 सेपरेट सूट्स थे अलग अलग विषयों पे बैंगलोर में। उसमें श्री मधु पंडित दास अच्छा ऑन ओथ कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि मैं ब्रांच प्रेसिडेंट हूँ बॉम्बे का। अच्छा। ये जो ब्रांच यहाँ बैंगलोर में काम करती है ये है बॉम्बे का, कोई इंडिपेंडेंट इस्कॉन यहाँ पे है नहीं। तो मतलब कुल मिला जुला के जो बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर है उसके स्वामित्व को लेकर ये पूरी की पूरी लड़ाई है और क्लेम कुछ लोग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जितने भी 573 और इसके अलावा पूरे देश में मंदिर हैं उन्हीं की वो संस्था है, ना कि वो अलग है, कोई सेपरेट है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी हमारे आज भी सेंटर्स हैं जो 8 थे प्रभुपाद के समय में, जो आज 531 हो चुके हैं, हाँ। सब अपने आप को ब्रांच के रूप में ही फंक्शन करते हैं। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनका नियुक्ति करता है बॉम्बे से। वहाँ का जो भी बैलेंस शीट अकाउंट्स होता है वो भी बॉम्बे से ही कंट्रोल होता है। तो ये सब प्रकार की एक्टिविटीज आज भी हम लोग अपने आप को ब्रांच के रूप में ही देखते हुए करते हैं। कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो विवाद बेसिकली यही है कि वो बैंगलोर ब्रांच भी हमारा ही है, बट कुछ व्यक्तियों ने एक उसका बेसिकली कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से उसको क्लेम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है कर्नाटका हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का जजमेंट, जो एक लंबे समय के बाद उसने सुनने के बाद उसने अपना निर्णय दिया। निर्णय में आप देखेंगे उसमें ये क्लियरली डॉक्यूमेंट हो रहा है एक एक चीज़, फैब्रिकेशन, फ्रॉडरी, फ्रॉड, ये सब कैसे किया गया। उन्होंने बहुत डिटेल में उसको दिया। अच्छा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया है? फिर नेचुरली जब उन लोग जब हार गए, उन लोग ने इसको अपील किया था, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर वो लेके आए और उसके बाद 2025 के मई में जजमेंट आया था। बट निराशापूर्वक वो जजमेंट उनके पक्ष में गया था। अच्छा।
फिर इसके पश्चात हमने जब जजमेंट पढ़ा उसमें देखा कि हमें कई सारे जो इम्पोर्टेंट क्रूशल फैक्ट्स है उसको एड्रेस नहीं किया गया था। अच्छा। तो उसके लिए हमने रिव्यू पिटीशन फिर से जमा किया। हाँ। और जुलाई में जब किया फिर वो 3 दिसंबर को एक 3 बेंच जज बैठा था, क्योंकि अच्छा। जो जजमेंट आया था वो 2 बेंच का था। हाँ। 3 बेंच का एक जज बैठे थे, उन्होंने संज्ञान लिया और लेते हुए उसको नोटिस जारी कर दिया अभी फिर से। अच्छा, तो ये मतलब रिव्यू पिटीशन के जरिए। और कब सुनवाई का डेट निर्धारित हुई है? अभी तो 22 जनवरी को एक छोटा सा सर्विस के संबंध में है। हाँ। और उसके पश्चात फिर जैसे कोर्ट का डायरेक्शन आएगा आगे के लिए। तो 22 को क्या है वो? कोर्ट ने जो है 3 दिसंबर को बोला था कि सबको नोटिस जारी किया जाए। तो अच्छा। क्या सबको मिला नहीं मिला, उस संज्ञान में एक छोटा सा हियरिंग होने वाला है। अच्छा, 22 को। जी। तो अब थोड़ा सा आगे हम बढ़े। इसके अलावा विदेशों में भी इसके सेंटर हैं, मंदिर हैं, और देश में 573 हैं टोटल। जी। लेकिन एक को लेकर पूरी तरीके से उसका स्वामित्व, उसका अधिकार किसका हो, इन सब चीज़ों को लेकर लड़ाई ये पिछले कितने साल से चल रही है? हाँ, उन्होंने सूट फाइल किया था 2001 में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 2026 में। अच्छा। तो जब से चल रहा है ये फर्स्ट टाइम 2001 में? 2001 में। बहुत लंबे समय से। बहुत लंबे समय से। बट ये भी एक समझने का विषय है कि 2001 में ही पहली बार कर्नाटका सोसाइटी जो है एक दिन में 12 साल का अपना इनकम टैक्स का रिटर्न्स फाइल करती है। अच्छा। अपना फिर जो उनका कोई बैलेंस शीट नहीं था उसके पहले कुछ था नहीं, वो सब एक दिन में फाइल होता है। तो ये बड़ा एक आश्चर्य का विषय है, ये कैसे हो सकता है? जो वही बैलेंस शीट जो हमारे रिकॉर्ड्स में रखा हुआ है 84 से। तो इतने मंदिर हैं, इतने सेंटर हैं, क्या कोई मंदिर, कोई सेंटर सेपरेट हो सकता है, अलग हो सकता है? नहीं, लीगली नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई एक ब्रांच के रूप में ही काम करता है। उनका आइडेंटिटी जो क्रिएट हुआ है वो हमारे ही बॉम्बे सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन पे हुआ है, उसी का पैन कार्ड पे हुआ है, उसी का ATG पे हुआ है। तो कैसे वो सेपरेट हो सकता है? अच्छा, अब क्या उम्मीद है आपको? हमारी प्रार्थना तो सुप्रीम कोर्ट से यही है कि जो करोड़ों भक्तों की आस्था पे ठेस पहुंचा है ये कार्यक्रम जो उन्होंने किया है 2001 में, उसके वजह से उसको फिर पुनः सत्य को सामने लेके आया जाए, जैसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने लाया था। और जो मंदिर और उसके जो संपत्ति है वो पुनः बॉम्बे सोसाइटी को रिटर्न किया जाए। अच्छा, तो ये वो लोग तो ये भी क्लेम कर सकते हैं ना कि उसके पहले जो उनके फेवर में आया था पूरा का पूरा फैसला? क्लेम तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं तो इतना ही बस अपने आप को कह के समाप्त करना चाहूँगा मेरे इस आंसर को कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखा है, इसीलिए एक 3 जज बेंच ने नोटिस जारी किया है। तो नोटिस जारी करना ही अपने आप में एक उत्तर हो जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसको चैम्बर में रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे होते हैं रिव्यू जो चैम्बर से बाहर आके नोटिस में आते हैं। तो ऐसा क्यों आया आप समझ जाएंगे। तो मतलब कोर्ट ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है आप लोगों के अर्जी के बाद, तो आपको लगता है कि अब कुछ सुनवाई में आगे जो होगा वो आप लोगों के फेवर में आ सकता है? हमारी प्रार्थना तो है, जो आएगा या नहीं आएगा वो तो कोर्ट ही तय करेगा, बट हमारी प्रार्थना तो यही है कि हमारे प्रति जो अन्याय हुआ है उसको ठीक किया जाए। अच्छा, तो क्या और भी देश में इस तरीके की जो मंदिर हैं या जो सेंटर हैं उनको लेकर भी तो कोई क्लेम कर सकता है? क्या इस बात को लेकर भी कई मन में डर रहता है या शक रहता है इस चीज़ को लेकर? हाँ, क्योंकि एक प्रेसिडेंस तो सेट हो जाता है। जब गलत होता है उसको आप अगर एक एंकरेज करेंगे तो वो तो होता है। तो इसीलिए जब ये निर्णय आया था तो एक विषय ये भी था कि कल क्या कोई दूसरे व्यक्ति अपने आप को ऐसा दावा करने का प्रयास भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो रहेगा, बट ये तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में तय करने का विषय है। तो ये वो अपना जैसा उचित ये भी लॉजिक आप लोगों ने दिया होगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट सेट हो जाए? नहीं, लॉजिक तो ठीक है, वो अपनी जगह पे है, बट यहाँ पे हम लोग का पूरा केस जो है लॉजिक से ज़्यादा एविडेंसेस पे 6000 पेज का एविडेंस हमने प्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि श्री मधु पंडित दास जी स्वयं हमारे इस्कॉन बॉम्बे सोसाइटी के ही जनरल सेक्रेटरी थे। तो उनका दायित्व था कि अकाउंट्स को इकट्ठा करना, अकाउंट्स को जमा कराना, सबके ये सब करेस्पॉन्डेंस जो उन्होंने खत लिखे अलग अलग केंद्रों को, वो सब हमने प्रस्तुत किया कि कैसे ये एक व्यक्ति थे जिनको सब पता था और कैसे वो बॉम्बे सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करते हुए अपना सब कार्यक्रम कर रहे थे। और अभी सडनली कह रहे हैं कि नहीं, मैं एक अलग संस्था हूँ। तो ये हम लोग सामने लेकर आए हैं एविडेंसेस की बेसिस पे। ठीक है। तो ये दावा किया जा रहा है कि जो बॉम्बे सोसाइटी है उसी के अंतर्गत जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, उसके सेंटर हैं,
वो काम करते हैं। 573 से ज़्यादा इनकी मंदिर और इसके अलावा सेंटर देश भर में है, इसके अलावा विदेशों में भी इसके मंदिर हैं, तो यानी कि वर्ल्ड वाइड इसके मंदिर है। लेकिन एक मंदिर को लेकर जो बेंगलुरु में है उसको लेकर विवाद पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और कानूनी लड़ाई भी इसको लेकर चल रही है। मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में है और उम्मीद की जा रही है, इन लोगों को उम्मीद है कि इनके फेवर में कुछ फैसला वहां से होगा। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।